हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और दोस्तों मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा ये पहले लेक्चर होगा क्लास 12th का वैषयिक अर्थशास्त्र का। तो दोस्तों हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और मैं कंपटीशन की वीडियो बना रहा था कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, पर अब मैं सोचा कि 10th 9th 11th 12th की जो भी क्लास होगी वैषयिक अध्ययन, वैषयिक अर्थशास्त्र और 9th की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, और उसके बाद 10वीं की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और दोस्तों मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा जो कि यूपीएससी के लिए भी बंदा तैयार हो सकता है। दोस्तों आज हम देखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इकोनॉमी। और दोस्तों जो बच्चा आगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तैयार हो रहा है या सोच रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों मुझे 2 ईयर का यूपीएससी का एक्सपीरियंस मतलब अनुभव है, तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी पता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ कि वैषयिक अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो भी देश में अर्थव्यवस्था चल रही है, एक बोले तो बिजनेस की तरह उसको बोला जाता है। जिस बिजनेस की तरह देखते हैं दोस्तों, कोई भी सामान हम बेचते हैं, बनाते हैं, तो ये हुआ दोस्तों व्यवसायिक। जैसे हमारा कंपनी से बन के आया, ये भी एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र हुआ दोस्तों। अर्थशास्त्र एक चाणक्य का है वो, जो कि पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाता है। और ये है दोस्तों अर्थशास्त्र जो कि अपनी मुद्रा के बारे में बताया जाता है इसमें दोस्तों। अपने अर्थव्यवस्था जो कि हमने कुछ भी सामान वामान खरीदा, ये सब जो भी हमारी गतिविधि चलती है उसके बारे में बताया जाता है एक अर्थशास्त्र। एक होता है राजनीतिक, जिसमें नीतियाँ कैसे बनाना। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वैषयिक अर्थशास्त्र। बहुत सारे अर्थशास्त्री ने व्यवसायिक का अध्ययन किया दोस्तों, तो उसने पाया कि व्यवसाय 2 दृष्टि से देखा जाएगा। एक तो होगा समष्टि, एक होगा व्यष्टि। दोस्तों अर्थशास्त्र ने इसलिए इसका नामकरण किया दोस्तों कि हम बड़े लेवल होगी उनके लिए व्यापक रखेंगे, छोटे लेवल पर होगी इसको बोलते समष्टि। तो इसके आधार पर जो भी अर्थशास्त्री उनने निर्देश दिया कि इसमें इतना वो होगा और इसमें इतना ये होगा। तो उस लेवल से देखते हैं दोस्तों हम। और दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, नहीं लगे तो भी कमेंट करना, ज़रूर बताना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और सब्सक्राइब चैनल को शेयर ज़रूर करना। तो आज हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो व्यष्टि एंड समष्टि। इंग्लिश में बोले तो दोस्तों इसको बोलते हैं माइक्रो और इसको बोलते हैं मैक्रो। तो दोस्तों व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, और दोस्तों समष्टि का मतलब होता है व्यापक, बहुत बड़ा। सूक्ष्म यानी छोटा, व्यापक यानी बड़ा होता है दोस्तों। तो विश्लेषण के आधार पर ये 2 रीतियाँ हैं अर्थशास्त्र ने, जो भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र है हमारा, उसमें अर्थशास्त्री ने अध्ययन किया। तो उसमें 2 रीतियों के द्वारा हमारी इकोनॉमी की समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, क्या लाभ है, वो बताया न्यू रीतियों के बारे में। तो दोस्तों इसके आधार पर उसने आकलन किया हमारी अर्थव्यवस्था को। तो हम देखते हैं दोस्तों। और आपके 12वीं में बोर्ड होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका आंसर कैसा लिखा जाता है, समझाना पड़ता है। ये क्या है समष्टि, व्यष्टि के बारे में क्या है, व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सीमा क्या है, यही पूछा जाता है दोस्तों, महत्व क्या है। तो दोस्तों आप समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से लिख लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो नहीं लिख पाओगे। और रटने से कुछ मतलब नहीं निकलता दोस्तों, बार बार याद करो भूल जाओगे। समझ जाओ क्या होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि व्यष्टि यानी होता है दोस्तों सूक्ष्म। इसमें होगा दोस्तों एक इकाई होगी, जैसे कि व्यष्टि यानी सूक्ष्म,
व्यष्टि यानी सूक्ष्म, छोटा दोस्तों। मैं समझाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा लिखूँगा नहीं, क्योंकि तुम बड़े हो यार, 10th 11th भी पढ़ के आगे है। तो इसमें यह होगा कि दोस्तों व्यक्तिगत संबंधित जो भी इकाई होगी उसका ये व्यष्टि में आएगा, व्यक्तिगत। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति हो गया, एक फर्म, एक उद्योग हो गया, एक वस्तु का मूल्य इत्यादि से होता है दोस्तों। तो इसमें लिखना व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक फर्म, एक व्यक्ति की फर्म हो गई, वस्तु का मूल्य। तो दोस्तों ये हो गया अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब छोटा। और दोस्तों इसमें समष्टि में क्या आएगा दोस्तों, तो इन चीज़ों का मतलब अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो को समझा देना दोस्तों आराम से, और इतना समझ लेना, इतना ही काफ़ी है। और अब हम देखते हैं समष्टि व्यापक, बहुत फैला हुआ बोल सकते। जो दोस्त हमारे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये समष्टि व्यापक क्या होता है। तो दोस्तों व्यापक का मतलब ये होता है कि दोस्तों हमारे जो भी मतलब समझ लो फर्म हमारा बहुत बिखरा हुआ है। एक फर्म है जो कि बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं समष्टि यानी व्यापक, यानी बहुत फैला हुआ। तो दोस्तों इसमें देख लेते हम, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने बताया कि बहुत बड़ा है। तो इसमें छोटी इकाई का अध्ययन किया जाएगा, जबकि इसमें बड़ी इकाई होगी दोस्तों। तो बड़ी इकाई का संबंध होगा दोस्तों, इसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। बड़ी इकाई मतलब अर्थव्यवस्था है, यहाँ संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है दोस्तों। इसमें व्यक्ति से संबंधित था, जबकि इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था से इसका संबंध है, जिसका दोस्तों समष्टि का। दोस्तों इसमें बड़ी बड़ी इकाई होगी, बड़ी बड़ी यूनिट, बिग यूनिट का स्टडी किया जाएगा इसमें। और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसलिए बोलते हैं व्यापक समष्टि। तो दोस्तों मैक्रो बोला जाता है इंग्लिश में ना। तो इस पर देखते हैं दोस्तों, एक देश की जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी फर्म है, उसका बहुत बड़ा फैलाव है, जो कि अपने राष्ट्र की आय आ सकती है जिसमें। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, कुल राष्ट्रीय आय आएगी। उसके बाद कुल व्यय, कुल बचत, कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग। यानी दोस्तों क्या होता है विनियोग, ऐसे शब्द का मतलब इन्वेस्टमेंट, किसी जगह पे पैसा लगाना, उसको बोलते हैं विनियोग। जैसे किसी प्लॉट खरीद रहे, उसके लिए हम पैसे चुका रहे हैं दोस्तों, तो वो बोलते हैं उसको विनियोग। तो दोस्तों ऐसे टर्म्स, ऐसे शब्द, जैसे कि मैंने विनियोग लिखा, ऐसे शब्द के लिए मेरे यहाँ बहुत अच्छा मतलब नॉलेज है, मैं बता सकता हूँ। और मैं इकोनॉमी की तैयारी भी कर चुका हूँ दोस्तों, और इतिहास की भी, और विज्ञान की भी है मेरे पास, भूगोल भी आता है दोस्तों अपन को। तो दोस्तों मैं ऐसे पढ़ाऊँगा तुम्हारे को, ना कि मैं छोटे बच्चे जैसे पूरा लिख के बताऊँगा बेटा ये होता है, समझ लो। उसके बाद तुम पॉइंट बता दूँगा कि आंसर में कौन कौन से लाभ प्रॉफिट है, जो सीमा है, कुछ भी वो पॉइंट लिख दूँगा और समझा दूँगा।
तो इसका मतलब बड़ी इकाई का मतलब आगे होगा कि व्यष्टि यानी छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत रिलेटेड। और दोस्तों समष्टि यानी व्यापक बोलते हैं, मतलब बड़ी इकाई होगी। व्यापक यानी विस्तृत फैली हुई, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय जो भी ये हो वो नहीं होगी। तो दोस्तों बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है समष्टि में, व्यष्टि में होता है छोटा। तो दोस्तों समझ में आ गया कि क्या होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्ति से संबंधित है, छोटी इकाई से संबंधित है, छोटे भाग से संबंधित है। उनके व्यवहार एवं पारंपरिक संबंध जो होगा उसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों उपभोक्ता विशिष्ट परिवार या फर्म हो गया, एक उद्योग या एक बाजार का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है दोस्तों। तो एक उद्योग होगा, एक इंडस्ट्री, वन मार्केट, इसका अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि में। तो दोस्तों एक उद्योग में बहुत सी फर्म का तथा बाजार में अनेक उपभोक्ता की मांगों का योग होता है। दृष्टि से देखें तो बाजार में व्यक्तिगत इकाई नहीं होती है, परंतु संपूर्ण अवस्था का छोटा भाग अवश्य कहा जाता है, इसको छोटा भाग कहा जाएगा। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर बोल्डिंग, तो दोस्तों आप अगर आंसर लिख रहे हैं, परिभाषा पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहता है? प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट परिवार हो गया दोस्तों। विशिष्ट परिवार ये है दोस्तों परिवार, विशिष्ट परिवार, व्यक्तिगत कीमतों और दोस्तों मजदूरी हो गई, मजदूरियाँ मजदूरी आयु, व्यक्तिगत जो इंडस्ट्री है दोस्तों, जैसे मुर्गा पालन हो गया, व्यक्तिगत उद्योग, इंडस्ट्री, विशिष्ट वस्तु का अध्ययन, विशिष्ट वस्तु का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। वीडियो लंबी होगी यार, पर क्या करें, ऐसे 13 मिनट हो गए स्टार्टिंग में। तो दोस्तों आपको समझा रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट व्यक्तिगत फर्म या कीमतों या मजदूरी या विशिष्ट व्यक्तिगत उद्योग या विशिष्ट वस्तु का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं व्यष्टि माइक्रो। छोटा है ना दोस्तों, याद हो गया होगा क्या होता है यार, यही तो सोचना है दोस्तों। पढ़ने से पहले ये सोचना होगा कि जो भी गतियाँ होती है वो हमारे लिए होती है, उसी का नाम होता है दोस्तों। कोई भी हमारे से संबंधित है, हमारे से जुड़ी हुई चीज़ है, उसी का नाम रखा जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे व्यष्टि रखा है, अर्थशास्त्र, ये हम यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मेरा एक कोचिंग संस्था, ये मेरी व्यक्तिगत इंस्टीट्यूट है दोस्तों, तो ये मेरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे पढ़ो, सोचो यार ये ऐसा है तो उसके मतलब क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होगा, कौन कौन सी गतिविधियाँ इसमें आएगी, ये तुम्हारे मेन पॉइंट ये है दोस्तों। याद करने से भी मस्त आइडिया ही है दोस्तों। तुमको सोचना पड़ेगा यार कि क्या कर सकते हैं इससे। पहला पॉइंट यही, क्या है चीज़ मालूम हो गई, अब इससे क्या कर सकते हैं, क्या उपयोग है, क्या लाभ है, क्या हानि है,
क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं इस पे, इससे देश में, यही तुम समझ जाओगे, लिख लोगे दोस्तों। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। तो दोस्तों ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। आप लिख सकते तुम क्या हो गया कि मेरा एक इंडस्ट्री है, मेरा एक खेत है, उसमें मैं कमाता हूँ, मेरी एक फार्म है छोटी सी मुर्गी पालन की या बकरी बकरी पालन की। वो आ गई दोस्तों हमारे किस में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और तुम एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके महत्व क्या है दोस्तों, उसके उदाहरण लिखिए। और नहीं भी पूछ रहा है तो दोस्तों उदाहरण लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको मालूम पड़े कि ये बच्चा परफेक्ट सीखा हुआ है कि याद करके, जो याद करके जाता है ना उनकी कॉपी अलग हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे क था, यहाँ पे ऐसी मात्रा है, ये बीज में ऐसा मतलब लगा के जाएगा वो। और जो समझ के जाता है दोस्तों वो सही लिखता है, किसी भी तरह से सही, उसका आंसर अच्छा होता है, वो समझता भी है, और दोस्तों वो आगे भी बढ़ता है और कम टाइम में अच्छा और करके जाता है। और जो याद करते भूल गया यार, अरे यार मैं भूल गया, ऐसा करते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा व्यष्टि। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे और आगे। चलो मैंने एक ही नहीं, तो मैं अब बता देता हूँ, एक एक लेवल लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों तुमको पता हो गया कि व्यष्टि का मतलब, आप देखते दोस्तों व्यष्टि क्या है दोस्तों। अब इसको मिटा देता हूँ, हम देखेंगे व्यष्टि की। हाँ तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि मैं पूरा नहीं लिखूँगा, तुमको समझा दूंगा, उसके पॉइंट लिख दूंगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे तो तुमको अच्छा रहेगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और तुम समझना कि कैसा होगा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज व्यष्टि, इसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है, कैरेक्टर बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। तो दोस्तों इसको बोलते विशेषताएं, इंग्लिश में बोले तो कैरेक्टर या कैरेक्टराइज। तो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। पूरा लिख दूँ कि नहीं लिखूँ, चलो मेरे को लिखने दो। व्यष्टि अर्थशास्त्र है दोस्तों, यहाँ से समझ जाना। चलो लिख देता हूँ कि विशेषताएं आ गई। तो दोस्तों ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अक्षर छोटे हो तो मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा होगा। और दोस्तों मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ, इसलिए बाहर की नॉइज भी आएगी, तो माफ़ करें। क्या होगी यार व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, यार उसके बारे में पूछ रहा, वो कैसा होगा। कोई भी इंसान की अलग अलग विशेषता होती है दोस्तों, उसी तरह से ये व्यष्टि की भी एक विशेषता है दोस्तों। मेरी भी एक विशेषता है, मैं नेचर को ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर सोचता हूँ दोस्तों। तो उसी तरह से दोस्तों ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की भी कुछ विशेषता है, वो भी कुछ सोचता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतने बजे खाना खाता हूँ, इतने बजे नहाता हूँ। तो दोस्तों यही बात व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोल रहा है कि मैं ऐसा हूँ। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहले आपको पता होगा कि सूक्ष्म यानी छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना पहला पॉइंट विशेषता है व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो दोस्तों ये लिखना व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, ये और मैं आगे समझाऊंगा। मैंने पहले बोल दिया था कि मैं मतलब मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा, सॉरी समझाऊंगा पर लिखूंगा नहीं। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन पहला पॉइंट आया दोस्तों। दोस्तों इसमें पहले जो डेफिनेशन है उससे ही पता चल गया किसी फॉर्म या इंडस्ट्री हमारी जो पर्सनल है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों व्यक्तिगत इकाई में किसी व्यक्ति की छोटी इकाई होती है, उसका अध्ययन किया जाए, जो कि मजदूरी हो सकती है, उसका एक इंडस्ट्री है, छोटा सा फार्म है बकरी, उसका अध्ययन किया जाता है, परिवार की मजदूरी होगी, क्या आय होगी यह आएगा दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये लिख लेना आगे, उसका मतलब ये होता है दोस्तों, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार। सेकेंड पॉइंट देखते अपन, छोटे भागों का अध्ययन, छोटे भागों का अध्ययन।
छोटे भागों का अध्ययन। तो दोस्तों ये भी समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों एक इंडस्ट्री होगी या एक बाज़ार होगी जो कि एक सीमित लोगों के लिए उपलब्ध है, उसका अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों क्या बताऊँ मैं दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ एक हो गया, मेरा एक फार्म हो गया जिसमें मज़दूरों को काम करवाता हूँ, उसको पैसे देता हूँ, फिर उनके लिए मैं मार्केट उपलब्ध कराता हूँ, यहाँ पे सामान बेचता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। वो आएगा छोटे भागों का अध्ययन। तो दोस्तों क्या करना है आपको, तो इसका छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है। तो दोस्तों इसमें लिखना एक युग्मक या एक बाजार का अध्ययन किया जाता है। तो आप अपने बात से छोटे भागों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसमें एक फर्म या उद्योग का अध्ययन किया जाता है, ये लिख लेना। छोटे भागों का अध्ययन विशेषता हो गई। तीसरी हो गई दोस्तों पूर्ण रोजगार मान्यता। पूर्ण रोजगार मान्यता, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, संपूर्ण रोजगार की मान्यता। मतलब दोस्तों इसमें राष्ट्र का तो कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि छोटा है। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं उसकी पूर्ण रोजगार जो भी आय आएगी उसका अध्ययन किया जाएगा, पूर्ण रोजगार की मान्यता यानी। तो दोस्तों ये है पूर्ण रोजगार की मान्यता। इसमें क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। फिर कीमत का सिद्धांत, चौथा है कीमत का सिद्धांत। कीमत का सिद्धांत, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पूर्ण रोजगार की मान्यता के प्रमुख कारण समस्या साधनों की बंटवारे की होती है। कोई भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कुछ साधन की समस्या हो सकती है, तो उनको कीमत के आधार पर बांटा जाता है। तो दोस्तों कीमत, कोई भी हमको रोजगार मिल रहा है उसका मतलब होता है कोई भी साधन में समस्या होती है। तो दोस्तों कोई भी रोजगार उपलब्ध करने के लिए कुछ भी साधन होती है, साधन की समस्या है, पैसा, कीमत, कोई भी वैल्यू होती है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक कीमत का सिद्धांत अपना दिया गया। तो दोस्तों 4 पॉइंट है, याद कर लेना, याद करना तो कर लेना। छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण रोजगार की मान्यता होती है और कीमत का सिद्धांत है, बस। तो दोस्तों ये आ गया हमारा विशेषताएं। अब तुमको बोला था दोस्तों महत्व और क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षेत्र समझते हो दोस्तों। दोस्तों एक छोटा सा कुछ कारोबार चल रहा है, उनको बोला जाता है क्षेत्र, एरिया, कैटेगरी। तो दोस्तों मैंने तुमको बोला था कि सोचना पड़ेगा कि क्या होता है यार। महत्व आ गया है ना दोस्तों अब, तो महत्व लिखते दोस्तों, महत्व, अगला पॉइंट है महत्व। तो दोस्तों इसमें क्या होगा यार, महत्व है तो क्या महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोस्तों इसमें क्या होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। जो भी हमारी इंडस्ट्री चल रही है, मतलब अर्थव्यवस्था चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, उसमें हम अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, हमारा कारोबार ऐसा चल रहा है, ऐसा है, इतना कठिन है, इतना लॉस प्रॉफिट ये हुआ, तो वो हम समझ सकते हैं। ये बात लिखना है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। तो पहला पॉइंट लिख लेना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझ में सहायक। यानी दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई की इकाइयाँ ही मिलकर संपूर्ण अवस्था का निर्माण करती है, इसलिए व्यक्तिगत इकाई का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अवस्था को प्रभावित करता है, अतः संपूर्ण अवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आर्थिक इकाई ही मिलकर संपूर्ण अवस्था का निर्माण करता है, कहने का मतलब है दोस्तों ये बोल रहा है जो भी हमारी इकाई है उसको मिलाकर ही तो समष्टि अर्थव्यवस्था बनेगी दोस्तों, बिल्कुल बनेगी। छोटी इकाई
उससे मिलाकर हम बड़ा करेंगे तो बनेंगी व्यापक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था समझने मतलब हम इसकी सहायता से समष्टि व्यष्टि दोनों अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, कहने का मतलब। तो एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है, इसमें छोटी इकाई को मिलाकर ही बड़ी इकाई बनती है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है ना, जरूर है। तो ये लिख लेना यार। व्यक्तिगत इकाई को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक व्यक्तिगत इकाई है। तो दोस्तों व्यक्तिगत इकाई को अपने आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय में महत्वपूर्ण है या सहायक है, लिख लेना दोस्तों, सहायक लिख लेना है ना, सहायक है। पर क्या होगा दोस्तों, तुमको मालूम नहीं है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने में या समझने में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो व्यवहार होगी उनको समझ में, है ना। दूसरा होगा दोस्तों व्यक्तिगत इकाई को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में सहायक। जो भी हमारा इंडस्ट्री है उसमें व्यक्तिगत है तो दोस्तों मैं अपना डिसीजन में स्वयं लूँगा, क्योंकि यार मुझे इतने मटेरियल की आवश्यकता थी, इतने लेबर लगेंगे, इतनी मजदूरी पे करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों यही लिख देना यार। तो यही आता है निर्णय लेने में कि एक इंडस्ट्री को कैसे चलाया जाए, उसमें कितने मजदूर होंगे, कितने मटेरियल लगेगा, उसमें पैसे कितने देना पड़ेगा, मटेरियल बाहर से लगाएंगे तो कितना खर्चा कितना होगा, कितनी बचत होगी। यही होता है दोस्तों निर्णय लेना। एक व्यक्ति का इकाई को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, है ना, आर्थिक क्षेत्र में। तो फिर दोस्तों आएगा कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। कीमत सिद्धांत लिखा हुआ है दोस्तों, ये सिद्धांत का विश्लेषण। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण उसमें सहायक है दोस्तों। और तुम लिख रहोगे ये पढ़ा दिया और बोलते जा रहे क्या क्या, हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये प्रॉब्लम तुम्हारे में आएगी, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि यही सोचोगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा फिर। तो पॉइंट लिख देना दोस्तों। यही बोला कि मैंने, इसका महत्व क्या होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका लाभ क्या होगी, सीमा क्या होती, यही दोस्तों, यही तो पढ़ना है अपन को, यही जानना है। तो कीमत सिद्धांत की विश्लेषण में जो भी हमारा मतलब विशेषता की कीमत सिद्धांत को अपनाया गया था दोस्तों। कोई भी काम कराएंगे, कुछ भी साधन उपलब्ध कराने के लिए कीमत का होना जरूरी है, जभी तो साधन उपलब्ध होंगे, जभी तो हमारी समस्या हल होगी। ऐसे नहीं होगी दोस्तों, अगर मैं बीमार पड़ गया हूँ तो मुझे कुछ कीमत चुकाना पड़ेगी मेरे वो जो गोली वोली आएगी उसके लिए, तो तभी तो मैं ठीक होऊंगा दोस्तों। ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। तो कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक मतलब दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा जो कीमतों में सापेक्ष ढांचे का अध्ययन में मदद मिलती है दोस्तों। इसमें विशिष्ट वस्तु सेवा का मूल्य निर्धारण तथा उसकी उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो कि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थ द्वारा ही संभव है। कहने का मतलब जो भी वस्तु होगी, कोई सेवा का मूल्य निर्धारण करेगी, कोई भी साधन उसका वितरण करेंगे तो उसके कीमत के आधार पर तो करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये मटेरियल इतने में जा रहा है, इसको सर्विस इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी होगा दोस्तों वो आएगा। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण भी करेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारे इंडस्ट्री उसको चलाने के लिए कुछ नियम बनाएंगे दोस्तों, तो वो भी आएगा। महत्व सोचो फिर उसके बाद देखो यार क्या होगा। जब सोचोगे तभी तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो याद करते हो वो दिमाग चलाते नहीं, कभी सोचते नहीं कि क्या होगा। तो दोस्तों चौथा पॉइंट आ रहा है, ये थर्ड था, ये फोर्थ आएगा आर्थिक नियम या नीति।
नियम या नीति निर्माण में सहायक। और दोस्तों आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, नियम जैसे सम सीमांत उपयोगिता के नियम, हाश नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित होता है। सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र या उपकरण हो गया। तो मैंने बोला वही है दोस्तों, क्या है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ नियम बनाना पड़ेगी, जिसके द्वारा देखा जाएगा कि हम कितने में कब मतलब इंडस्ट्री में क्या क्या करें, कुछ रूल होगा, उसके तहत हम कुछ भी काम करवाएंगे। तो दोस्तों यही काम है नीति निर्माण चलाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को। तो ये गतिविधियाँ यहाँ पे लिख देना, आर्थिक नीति निर्माण में सहायक, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका महत्व क्या होगा यार, कार्यकुशलता में वृद्धि तो होगी, क्योंकि मालूम है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटा काम है दोस्तों, अपना पर्सनल काम है दोस्तों, हम हमारे लेबर को लगाएंगे, वो मैं मालिक होऊंगा दोस्तों, तो मैं उनको जल्दी काम करवाऊंगा, तो दोस्तों मुझे भी खुशी होगी और मेरे मजदूर भी खुशी होंगे, मैं टाइम टाइम पे पैसे भी चुका दूंगा, मजदूरी का काम भी दूंगा और अच्छा काम भी करवाऊंगा दोस्तों, मेरा व्यवहार भी अच्छा होगा, तो मेरी इंडस्ट्री भी अच्छी चलेगी दोस्तों। कहने का मतलब यही है दोस्तों। तो दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है, व्यक्तिगत इकाई के जो कार्य चल रहा है, कार्य कुशलता में वृद्धि हुई। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी कार्य करेंगे उसमें जो भी हमारा इंटरेस्ट है तो हम बताएंगे दोस्तों इसमें कमी है, तो प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा, आराम से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इसने बुक में क्या लिखा हुआ ये बता देता हूँ, तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहने का मतलब वही रहेगा, पर व्यक्तिगत इकाई की कार्यकुशलता में वृद्धि में सहायक होगा, डेफिनेटली वही होगा। अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाएंगे, उनमें कार्यकुशलता में सुधार होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी इंडस्ट्री में जो यूनिट है उसमें काम कर रहे हैं, उसमें क्या मतलब उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अध्ययन का मतलब मालूम होता है कि क्या है दोस्तों, अध्ययन करेंगे मतलब उसके बारे में पता लगाएंगे, यही होता है दोस्तों। जो कमी होगी उसमें सुधार करेंगे, प्रॉफिट होगा, तो यही तो बोल रहा हूँ दोस्तों, वृद्धि होगी ये, है ना। तो ये हमारे हो गया कार्यकुशलता में वृद्धि। सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। ये 6वां लिखना, सरकार है गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक है दोस्तों, ये आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक। दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा इसका महत्व ये है कि दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि सरकार की जो आर्थिक नीति है उसके निर्माण में सहायक हो सकते हैं, हम मदद करेंगे ना दोस्तों, क्योंकि हम छोटी है तो हमारी भी कुछ हैसियत है दोस्तों, तो हम भी कुछ सरकार को बताएंगे क्या हमारा, तो उसके द्वारा सरकार सोचेगी और नीतियाँ बना देगी। सरकार की आर्थिक नीति का निर्माण का व्यक्तिगत इकाई के कार्यकारण पर भी पड़ता है, मतलब व्यक्तिगत जो इकाई चल रही वो कार्य कर रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है कि सरकार में कुछ टैक्स वैक्स है। सरकार की नीति के स्वरूप उपभोक्ता को व्यय ढांचा, वस्तु कीमत, श्रम की मजदूरी, साधनों का वितरण प्रभाव हो सकता है। अतः सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि किसी भी नीति निर्माण करते समय व्यक्ति की इकाई पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये लिख लेना, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री है जो जिसमें हम लेबर को कुछ पैसे देते हैं, इतने तो हमको कुछ बिजली ये सब कुछ बताना पड़ता है दोस्तों आगे भी। जो भी सरकार की नीति होगी उसके अनुसार भी हम कुछ बेचेंगे, खरीदेंगे, यही तो चल रहा है दोस्तों आज के इंडिया में।
पुराने समय से भी चल रहा होगा ऐसा लग रहा है, पर इतना नहीं था पुराने समय में, क्योंकि तो दोस्तों हमारी विशेषता कंप्लीट हो चुकी थी। और दोस्तों आज हम देखेंगे तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा या दोष बोला जाता है दोस्तों, या सीमा बोल सकते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है दोस्तों। तो ये भी पढ़ लेना क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, और समझ लेना। बहुत समझने की पहली बात यह है कि दोस्तों सीमा क्या होती है। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों का, यार सीमा बोल रहा है यार, दोष और सीमा अलग होगी। ये ऐसा ही बात नहीं है दोस्तों, दोष या सीमा वही होती है, एक ही होती है दोस्तों, यही समझना है। तो सीमा का मतलब समझिए कि दोष कमियां होगी, यार कुछ तो कमियां होगी, एक ही दोस्तों, यही है ना। तो दोस्तों क्या होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। मालूम है दोस्तों, हमारी छोटी इकाई का अध्ययन करते हम पूरी देश की अर्थव्यवस्था का पता नहीं लगा सकते, उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आज व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या कमी है, या सीमा बोलते हैं, या दोष या कमजोरी, जो कि वो कर नहीं सकता है दूसरा काम। तो वही बताना है दोस्तों, इसमें यही सोचना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा बोले तो यही बोलना है कि यही लिखना है कि क्या कमजोरी है दोस्तों, क्योंकि वो छोटा था यार, तो बड़ा काम तो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे सोचना है, याद नहीं करना पड़ेगा सीमा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, आगे लिख लेना। संपूर्ण अवस्था, जो भी हमारे देश में जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसको बोलते हैं व्यापक अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, या समष्टि बोलते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र न प्रस्तुत करना। संचालन का मतलब चलाना होता है दोस्तों, प्रोसेस करना होता है, किसी काम को करना होता है। तो यही है दोस्तों, जो भी अर्थव्यवस्था है हमारी छोटी, उसको हम करेंगे तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटे लेवल के अध्ययन कर रहे हैं। तो हम हमारे छोटा जो भी लेवल है हमारा, जो भी हमारी छोटी इंडस्ट्री है, उसका हम जो भी निष्कर्ष कुछ भी निकला वो हम पता कर सकते हो, चला सकते हैं। जबकि बड़े फार्म है उनका अध्ययन हम नहीं कर सकते दोस्तों, कहने का मतलब यही है। फिर दूसरा देखते हम अवास्तविक मान्यता पर आधारित। और दोस्तों ये पूरी तरह से वास्तविक नहीं है। तो अवास्तविक मान्यता पर आधारित है दोस्तों। अवास्तविक मान्यता क्या होगी, ये मतलब दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित है, वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है दोस्तों। ये पूर्ण अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, ये इसके उदाहरण हो गए। तो उस पर आधारित है, लिख लेना। और ये इसमें तुमको मालूम हो गया कि क्या करना पड़ता है, लिख लेना अपने मन से, वही सही रहेगा, क्योंकि तुम याद करोगे तो वो गलत तो हो जाएगा। फिर कौन सा है दोस्तों, कुछ आर्थिक समस्या का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। मैंने बोला कि क्या कमी है, मतलब कुछ आर्थिक समस्या होगी, उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो निष्कर्ष निकाल है उसके आधार पर हम कुछ बड़ा लेवल की जो भी समस्या है आर्थिक, या कुछ भी समस्या आ रही है, उसका अध्ययन नहीं कर सकते। ये लिख लेना बस। और व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष का संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा जो निष्कर्ष निकालेगा, विश्लेषण किया जाएगा, उसको हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, जो भी हम निकालेंगे, हमारा एक इंडस्ट्री फॉर्म चल रहा है, उसमें हम लेबर को लगा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, माल कुछ भी कर रहे हैं, उसका हम निष्कर्ष निकालें कि दोस्तों हमारा ये मजदूर इतने लगाएंगे तो इतने मजदूर हमारा कम है, यहाँ पे इतने खर्चे हो रहे हैं, इतने प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस जा रहा है, लाभ हानि हो रही है। लॉस का मतलब होता है दोस्तों हानि, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। एक वर्ड होता है एडवांटेज, जिसका मतलब भी होता है दोस्तों लाभ। तो यह हमने निकाले, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं फिट कर सकते, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हमारा है 12वीं क्लास का वैश्विक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, पहला यूनिट का
एक पार्ट पढ़ाया मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, और आगे मैं पढ़ाऊँगा समष्टि अर्थशास्त्र, उसका भी पढ़ेंगे हम क्या है वो, और उसका महत्व क्या होगा, उसकी सीमा, यही देखेंगे दोस्तों। और उसका कैरेक्टर विशेषता, समष्टि अर्थशास्त्र कैसा है, यह देखेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तो लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, और आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, या इसको बोलते हैं मैक्रो बोलते हैं इंग्लिश में, मैक्रो इकोनॉमी। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है दोस्तों, बहुत बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाएगा। और इसका कुछ स्टोरी बता देता हूँ दोस्तों। तो क्या हुआ था दोस्तों, 1930 में विश्वव्यापी मंदीकाल हुआ था। तो कौन से प्रोफेसर केन्स ने इसका अध्ययन किया और इसको लागू किया, इसमें जो भी मंदी चल रही थी उसको निकालने के लिए, वहीं से आया इसका कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों 1930 से केन्स ने इसका अध्ययन किया, फिर लागू किया केन्स ने। तो यही है समष्टि पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था उसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों प्रोफेसर बोल्डिंग बोलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आय से न व्यक्तिगत मात्रा से अध्ययन नहीं होकर, बल्कि मात्रा के समूह से है। किसी व्यक्तिगत जो मात्रा है उसके संबंध नहीं हो, उससे नहीं है उसका संबंध किसी समूह है बड़ी, उससे है उसका संबंध। व्यक्तिगत आय से न होकर राष्ट्रीय आय से, कोई एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा नहीं, पूरे राष्ट्र की जितनी आय उससे संबंध है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत कीमतों से नहीं, बल्कि कीमत के स्तरों से संबंध इसका। राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, राष्ट्रीय उत्पादन से इसका संबंध। तो पूरे राष्ट्र में लागू होती है दोस्तों। कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कौन सी अर्थशास्त्र की एक रीति लागू होती है, तो उसको लिखना समष्टि, किसी एक विशिष्ट भाग पर लागू होने वाली रीति, तो व्यष्टि लिखना। तो दोस्तों डेफिनेशन समझ में आई होगी, मैंने समझा दिया। फिर हम देखते हैं इसके कैरेक्टर या विशेषताएं। तो लाइट तो ही नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा। विशेषता देख लेते हैं क्या है, ये कैसा है। विशेषताएं देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। पहला पॉइंट है विशेषताएं किस तरह से, किस प्रकार का है। जैसे हर इंसान की अलग अलग विशेषता होती है, उसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र की कोई विशेषता होगी। तो दोस्तों आपको मालूम है डेफिनेशन से, क्योंकि ये संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, तो व्यापक विश्लेषण या व्यापक हाँ तो दोस्तों लाइट आ गई है, तो इसका लिखते हैं व्यापक। पहला पॉइंट है दोस्तों व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब यही होगा कि दोस्तों ये संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को देखता है, ये लिख लेना। संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, उसका औसत का अध्ययन करता है, ये लिख लेना। इतना ही, ये दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ। व्यापक विश्लेषण, दूसरा पॉइंट लिखना व्यापक विश्लेषण। व्यापक विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, जो भी उत्पादन होगा हमारे देश में उसका आकलन करेगा, तो वही लिख लेना। तो यहाँ पे व्यक्ति का विश्लेषण न करके व्यापक विश्लेषण किया जाता है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, मौद्रिक एवं राजकीय नीति लागू करती सरकार उसमें सहायक होगा। तो इस तरह से लिख लेना। आय व रोजगार के सिद्धांत, थर्ड पॉइंट है दोस्तों आय
व रोजगार के सिद्धांत। यहाँ पे लागू हुआ रोजगार का सिद्धांत। वहाँ पे रोजगार था, फिर यहाँ पे आय भी आ गई। ये लिखा हुआ सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का एक अध्ययन का केंद्र स्थान रखता है। जो भी आय होगी है, जो भी काम होगा, एक केंद्र बिंदु में आएगा, मतलब इसमें आएगा, किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों उसका स्थान रहता है, इसलिए इसको अपनाया गया है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। परस्पर निर्भरता, फोर्थ पॉइंट है परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता का मतलब ये है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र किसी समूह या औसतों का अध्ययन होने के कारण एक दूसरे पर संबंध है, यही कहने का मतलब है। कोई मेरा एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, उनका हम अध्ययन करेंगे तो उसकी सहायता भी लेंगे, ऐसा दोस्तों कहने का मतलब ये परस्पर निर्भरता। तो ये हो गया हमारे विशेषताएं, ये किस तरह से है समष्टि अर्थशास्त्र, उसको बोलते विशेषताएं। और आगे देखेंगे इसका महत्व या क्षेत्र। तो हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। और हम देखेंगे आज समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन, उसकी समझ हम समझ लिए थे क्या है, ये देख लिए थे। उसका इम्पोर्टेंट देखेंगे दोस्तों, क्या लाभ है उसके, क्या महत्व है, क्या क्षेत्र है उसके, कहाँ लाभ होता है, यही है दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम बताते, जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक, जो भी कठिन अर्थव्यवस्था चल रही है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं समझ पा रहा था, नहीं चला पा रहा था, उसको हम चला सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा, यही बोला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों तुमको मैं बता देता हूँ किताब में क्या है। आधुनिक अर्थव्यवस्था एक जटिल रूप ले चुकी, मॉडर्न टाइम में जो भी अर्थव्यवस्था है एक कठिन समय मतलब जटिल रूप ले रही है ना। तो दोस्तों इसमें आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते तथा समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा इसका एक साथ अध्ययन करके जटिल अर्थव्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं। यानी दोस्तों यही हुआ ना, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, वो क्या करेंगे, अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे, वो वाला भी, फिर उसका निष्कर्ष आराम से कर सकते उस काम को, कहने का मतलब यही है दोस्तों। फिर आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, जो भी नीतियाँ होगी उसको आराम से बनाया जा सकता है दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे, वो अपना अपना मत देंगे कि इस तरह से बनाएंगे, अच्छी होगी वो नीति को अपना के हम नीति निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है आर्थिक नीति निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता है। जो सरकार की पॉलिसी आती है वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बहुत सारे मंत्री परिषद होती है, कमेटी बैठती है, उसका निर्णय होता है, उसके बाद समिति बनती है, कहने का मतलब यही है। तो समझ जाना कि व्यष्टि एक छोटा रूप है, जबकि समष्टि संपूर्ण देश पे लागू होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे। तो आराम से समझ गए होंगे और समझना जरूरी है यार। अपने लाइफ अपने जीवन में ये सब गतिविधियाँ होती रहती है, हम भी देख चुके, सिर्फ हमको मालूम नहीं है कि उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम नहीं पता होता है, नहीं तो हमारे द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो उद्देश्य है उसके अनुसार ही चलेगी हमारी अर्थव्यवस्था। तो इसमें भी सहायक होगा, मतलब हम क्या चाहते हैं आगे भविष्य में, उसी के अनुसार हमारा ये कार्य चलता रहेगा, किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। तो दोस्तों इसका यही है, ये मतलब यहाँ लिखा हुआ है, इसका कल्याण व्यक्तिगत कल्याण की व्याख्या से नहीं है, संपूर्ण देश की जो अर्थव्यवस्था है, समाज है, उनसे संबंध है, कहने का मतलब वही भविष्य में होने वाली है संपूर्ण। तो क्या होगा, अर्थशास्त्र कार्य के अनुरूप चलेगी, ये भी इसका महत्व हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विकास में सहायक, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो हम काम नहीं कर रहे थे, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण कर लिए, उसका हमने मतलब किस तरह से यूज़ करेंगे वो सीख लिया, तो उसमें भी सहायक होगा, कहने का मतलब यही है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक।
फिर देखते दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के विरोधाभास को समझने में सहायक। 5वां विरोधाभास मतलब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो निष्कर्ष जो समस्या आ रही थी वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने समष्टि अर्थशास्त्र में निष्कर्ष निकाला या उसका एनालाइज किया, तो वो होता है विरोधाभास। तो उसको समझने में सहायक। जो भी कमी निकली जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में लागू होता था वो समष्टि में नहीं लागू होता था, उसका निष्कर्ष हमने निकाल दिया, इसलिए इसको बोलते समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास विरोधाभास था, उसको नहीं निकाल पा रहा था, उसको समझने में सहायक। ये हो गई हमारी समष्टि अर्थशास्त्र। हम देखते फिर इसमें सीमा भी देख लेते क्या होती है सीमा। इसके लिए वीडियो को रोक लेता हूँ थोड़ा। तो हेलो गाइस, हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कैसा है। सॉरी, विशेषता नहीं, सीमा। विशेषता पढ़ ली थी, सीमा देखते हैं इसमें क्या आ रही है। तो पहला है व्यक्तिगत इकाई के आधार पर जो योग हो रहा है। व्यक्तिगत इकाई के आधार पर जो योग हो रहा है उसका समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष निकालने में खतरा है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, एक व्यक्ति अपने बैंक से पैसे जो जमा है निकाल सकता है, पर उसका कोई खतरा नहीं होता है दोस्तों। पर संपूर्ण खातेदारों के एक साथ पैसे निकालने में खतरा होता है, ये कह रहा है। मतलब व्यक्तिगत इकाई के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालना थोड़ा प्रॉब्लम, कुछ खतरा है, यही है ना दोस्तों। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देना। जो दोस्तों वह नीति है जो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती, कभी कभी भ्रामक परिणाम दे देती है। तो दोस्तों उसमें कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, पर वस्तु के उत्पादन तथा यौगिक वस्तु के उत्पादन कम हो तथा कृषि वस्तु का उत्पादन कम तो यौगिक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो। अतः समूह के आधार पर भविष्य करना, नीति बनाना तथा उचित नहीं होता जब तक समूह की बनावट स्वाभाविक तरह पूरी जानकारी से साथ ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, समूह बनावट में ध्यान न देना, यही है। विजातीय समूह समष्टि विश्लेषण में यह आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है व्यक्ति वो सजातीय इकाई का ही बना हो। यदि समूह की रचना इकाई के आधार पर हुई है तो पारस्परिक संबंध ही नहीं है, तो इस समूह से निकलना सही नहीं। विजातीय समूह का मतलब जो विजातीय जो उनको प्रॉब्लम हो रही है। विजातीय समूह की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में ये नहीं होता है कि एक ही समूह का आवश्यक है, सभी समस्या जो भी समूह है उसका आवश्यक होता है। तो दोस्तों एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। जो भी क्षेत्र एक समूह है उसको पूरी जानकारी नहीं होती, वो अलग अलग क्षेत्र का निष्कर्ष कुछ कार्य नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है दोस्तों, एक समूह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या प्रभावित कर देता है, विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये हो गया हमारी सीमा। व्यक्ति इकाई के आधार पर जो होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र पर नहीं लागू होगा। सोचना पड़ेगा यार, ये समूह बनावट में कमी आ रही है या ध्यान नहीं दे रहे हम। विजातीय समूह की आवश्यकता होती है, वो भी समस्या है दोस्तों। एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि उसको काम करना पूरा आता नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों की अलग अलग फील्ड होती है, तो यही है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। आप देखते हैं कि व्यष्टि एवं समष्टि में अंतर ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। तो हेलो गाइस, हम देख लेते हैं हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो है समष्टि व्यष्टि में अंतर बताओ यार। तो दोस्तों आप अंतर 5 पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, तो आराम से लिख सकते हो। मैंने बता दिया था डेफिनेशन में और कुछ करेक्टर में, कुछ विशेषताएं में, कुछ प्रॉफिट मतलब सीमा में लिमिटेशन में बताया था, और विशेषता में और महत्व में भी बताया था। उसके आधार पर इसका अंतर दे सकते हैं आप।
व्यष्टि माइक्रो या छोटा है तो इसमें छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्तिगत परिवार की आय होगी, एक फर्म, एक उद्योग। यह समष्टि का मतलब इसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार होगा, कुल विनियोग, कुल उपभोग, इसका अध्ययन किया जाता है। ये लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं यार, प्रॉब्लम हो रही है, मार्कर नहीं चल रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक भाग पर लागू होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक अंतर ये हो गया। दूसरा है समष्टि का, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के भाग पर लागू होता है। तो दोस्तों इस तरह से आंसर लिखना है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, रोजगार का सिद्धांत अपनाया गया था, लेकिन समष्टि में रोजगार आय का दोनों का शब्द अपनाया गया था। ये हो गया दूसरा दोस्तों। व्यष्टि योग के टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित है। व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र के टुकड़े हैं ना दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो टुकड़े इसका अध्ययन पर आधारित है, तोड़ने की प्रक्रिया पर आधारित, पर ये योग करने की प्रक्रिया पर आधारित। कौन? समष्टि। व्यष्टि तोड़ देता फिर उसका निष्कर्ष निकलता है, तो तोड़ने की प्रक्रिया पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़े में तोड़ने के लिए, है ना, योग हो रहा है उसका टुकड़े में तोड़ेगा, टुकड़े में ना, टुकड़ों में बोला जाता है, उसमें तोड़ेगा, और ये टुकड़ों को जोड़ के योग पर आधारित है, योग करने की क्रिया पर आधारित है समष्टि। इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं आराम से यार। व्यष्टि अर्थ कीमत निर्धारण हेतु अन्य बात समान रहती की मान्यता पर आधारित है, पर यह क्या करता है, सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करेगा, उस पर आधारित है, परस्पर बात करेगा उस पर। तो ये हो गया एक। इसमें क्या है, रोजगार, उत्पादन, आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तन माना जाता है, किया जाता है। पर इसमें समष्टि में क्या होगा दोस्तों, स्थिर रहता है। रोजगार, उत्पादन, आय के वितरण को स्थिर माना जाता है, क्योंकि वो समष्टि है, राष्ट्रीय आय है, एक ही रेट होगा, उसी पे काम करेंगे। जबकि ये हमारा हो गया एक प्राइवेट जैसा, हम मजदूरों को अपने यहाँ खींचने के लिए ज़्यादा पैसे दे के बुलवा सकते हैं, ऐसा अनाउंस कर देंगे हम इतना देंगे। तो ये लिख लेना। वस्तु के सापेक्ष मूल्य को परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि इसमें सामान्य मूल्य परिवर्तन माना जाता है। सामान्य मूल्य व्यक्तिगत नीतियाँ पर प्रभावित होती है दोस्तों। इसमें व्यक्तिगत नीतियाँ का निर्माण किया जाता है, उसी के अनुसार काम किया जाता है, जबकि इसमें संपूर्ण समाज की नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय नीति का लागू किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। ये लिख लेना। ये हो गए अंतर। तो दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो दोस्तों व्यक्तिगत इकाइयों, छोटे फर्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई परिवार हो गया, इसकी आय, छोटा फर्म हो गया। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, बड़े बड़े उद्योग का अध्ययन किया जाता है। ये फिर दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे आंसर है, कितने 8 है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग पर लागू होता है, जबकि समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पूरे भाग पर लागू हो जाता है। इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है, जबकि इसमें अर्थव्यवस्था की रोजगार और आय, उनका विश्लेषण करना होता है दोस्तों। इसमें जो योग है, टुकड़े योग है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उनको टुकड़े कर देंगे, अलग करके फिर उसका विश्लेषण करेगा। तो इसमें तोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जबकि इसमें योग करने की प्रक्रिया किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती है, उनकी मान्यता को लेकर चलता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का अध्ययन करता है। यही है ना। फिर इसमें रोजगार, उत्पादन, आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन होता है, अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा करेगा, कुछ रेट अलग अलग हिसाब से दिया जाता है।
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन, आय, रोजगार में जो वितरण होगा वो एक ही रेट होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट लागू करती है। तो स्थिर माना जाता है, ऐसा लिख लेना। और इसमें व्यक्तिगत या संस्था की जो नीति होती वही लागू होती, जबकि वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई जाती है कमेटी के द्वारा, वो गवर्नमेंट लागू करती है, वो नीति लागू होती है। तो ये हो गया अंतर। और दोस्तों ये हमारा क्लास 12th की वैश्विक अर्थशास्त्र का यूनिट 1 कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। और दोस्तों मिलते हैं अगले यूनिट में। कौन सा यूनिट है देख लेते हैं। अगला यूनिट अर्थव्यवस्था में दूसरा यूनिट है दोस्तों, रोजगार के सिद्धांत, समग्र मांग, संपूर्ण पूर्ति, ये पढ़ेंगे कल दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और दोस्तों यूपीएससी जो बंदा पढ़ना चाहता है वो इसी तरह से पढ़े, क्योंकि आपको अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा। जो भी शब्द होगा उसका मीनिंग क्या होता है इजी भाषा में बता के मैं आपको मतलब तैयार करूँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।